नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, सबसे पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी डोनाल्ड ट्रंप साहब के हवाले से। डोनाल्ड ट्रंप साहब, जैसा कि आपको बताया गया हेडलाइन में चौधरी साहब की तरफ से कि उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा, लेकिन सबसे पहले जो वो गिरे हैं मोदी साहब के ऊपर। तो मोदी साहब का पिरतरा भी निकाल दिया और बुरकस भी निकाल दिया उन्होंने। साथ उन्होंने यूरोप को भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। यूरोप को उन्होंने खींच के रख दिया, उन्होंने खींच के रख दिया जी। आप ये कह सकते हैं रूस को भी, चाइना को भी सुना दी उन्होंने जी, ईरान को भी धमकी दे दी दोबारा से। और ऐसे लगा कि पूरी दुनिया में एक ही परफेक्ट आदमी है जिसका नाम है डोनाल्ड ट्रंप, और बाकी हर चीज गड़बड़ है। इवन के जहां वो खड़े होकर खिताब कर रहे थे वहां पे भी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कर दी कि जो यूएनओ का स्टाफ था वो परेशान हो गया कि पता नहीं हमारा क्या बनेगा। तो ये जो तकरीर हुई है इसमें किस किस को क्या क्या धमकी दी गई है, ये डिटेल से स्टोरी आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। पाकिस्तान में एक ना अखबार के मालिक होते थे, उस वक्त बहुत बड़ा मीडिया एम्पायर जो पाकिस्तान के अंदर है उनके वो मालिक थे, और उनका कमाल एक बड़ा दिलचस्प था। और उनके बहुत सारे पैसे ज़ाहिर है उन्होंने दबाए होते थे लोगों के। मसलन किसी ने कागज़ दिया हुआ है तो उसके पैसे देने हैं उन्होंने, किसी ने इंक दी हुई है उसके पैसे देने हैं उन्होंने, और इसके अलावा भी बिजली के बिल देने हैं, गैस के बिल देने हैं। तो लोग रिकवरी के लिए उनके पास आ जाते थे और डरते भी थे उनसे। तो जब वो महसूस ये करते थे ना कि आज रिकवरी मुझे देनी पड़ेगी या पैसा देना पड़ेगा, तो वो एक बड़ा दिलचस्प किस्म का थिएटर लगाते थे। थिएटर ये होता था कि मसलन फ़र्ज़ करें आपने पैसा लेना है और आप आ गए मेरे पास, आपने लेने 2 करोड़ रुपए, आप आके बैठे, यूं ही बैठे हैं, तो वो क्या करते थे कि किसी और आदमी को बुला के उसकी इतनी टका के बेइज्जती करते थे। कहते तू है क्या, कौन, और बेइज्जती करते करते उनके मुंह से झाग निकलती थी और ऐसा लगता कपड़े फाड़ देंगे, और उठ के ना बाकायदा उससे लड़ने के लिए कोशिश करते थे। और फिर लोग आते थे उसको निकाल लेते थे कि जाए जाए निकले 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 हैं, साहब की तबीयत खराब है। और यूं ही वो बंदा निकलता था तो एकदम उसकी तरफ मुड़ के जैसे 2 करोड़ लेना, जैसे आपने। कहते आप क्यों आए जी? अच्छा, दूसरा बंदा कहता जी वैसे इस्लाम कर रहे हैं। कहते हो गया इस्लाम, हाँ चलो जाओ शाबाश, और उसके बाद उस बंदे को भेज देते थे। तो एक टेक्निक है कि आप दूसरे आदमी को अपनी पढ़वा दें, यानी उसको अपनी पड़ जाए। जो एक आदमी आया ना, जैसे मुतालबा करना है आपसे या बात करनी है, तो आप उसको अपनी में डाल दें, ऐसे ही डाल दें कि वो महसूस करे कि यार मैं तो खुद गया, तो मुतालबा क्या करना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल बिल्कुल यही किया है। जब वो गया यूएन के दफ्तर में और जनरल असम्बली से खिताब किया, तो उन्होंने सबको अपनी अपनी डाल दी। मतलब सबसे पहले उन्होंने मोदी को और साथ चाइना को लपेट दिया कि आपकी वजह से यूक्रेन की जंग हो रही है और इतने लोग वहाँ पे मर गए क्योंकि आप लोग रशिया का पेट्रोल खरीदते हैं, और उस पेट्रोल की जो कीमत है वो अदा करनी पड़ती है यूक्रेन के मजलूम लोगों को। तो एक तो उनको उन्होंने रगड़ दिया कि आप लोग मुजरिम हैं। दूसरा यूएन के ऊपर वो गिर गए, उन्होंने कहा कि किस किस्म का ये दफ्तर है, सीढ़ियाँ इतनी ख़राब हैं, अगर मेरी बेगम अगर तगड़ी ना होती तो इनकी तो कमर में दर्द हो जाता है। यानी बेगम को भी लताड़ दिया साथ। कैसा तेज आदमी है, उसने ये नहीं कहा कि मैं ठीक ना होता, तो अपने आप को वो फिट ही समझते हैं। एक बेगम को भी रगड़ दिया, साथ यूएन को भी रगड़ दिया। साथ उन्होंने कहा किस किस्म की इमारत बनाई हुई है, टेलीप्रॉम्प्टर आपका चल नहीं रहा यहाँ पे है, जाते ही उसने। और ऐसा को खौफो हरास फैलाया कि जो यूएन की बिल्डिंग है या उसका जो स्टाफ है वो खुद परेशान हो गया कि पता नहीं हमारा क्या बनता है, क्योंकि रोज कोई ना कोई दफ्तर वो बंद कर रहे हैं। तो उनके जो कमेंट से ऐसा लगता था जैसे यूएन उनके लिए इररिलेवेंट है और वो चाहते हैं कि ये बंद हो। तो साथ उन्होंने कहा कि देखें कि आप लोगों ने किया क्या है आज तक, मैंने 7 महीनों में 7 जंगें रोकी हैं, तो यूएन ने क्या किया, और उसके बाद मेरा शुक्रिया भी आपने अदा नहीं किया कि मैंने इतना बड़ा काम किया, पर मुझे तो नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो साथ यूएन का भी रगड़ा उन्होंने निकाल दिया। पर यूरोपियन यूनियन का कि आप लोगों की वजह से यूक्रेन के अंदर ये सूरत हाल है, क्योंकि कम से कम आप जो रशिया से गैस ले रहे हैं वही बंद करें। अगर आप वो बंद कर देंगे तो फिर उसके बाद रशिया घुटनों पे आ जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर गैस बंद कर दी तो यूरोप चलेगा कैसे, वो कहाँ से लेके आएगा गैस? ये उसका मसला नहीं है, उसका मसला नहीं है। सारे जो कोयलों पे चले जाए, लकड़ियों पे चले जाए, ठीक है, तो पूरे शहर बर्बाद हो जाएंगे, पूरी इकोनॉमी से बर्बाद हो जाएंगे। उनके पास रशियन गैस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, और वो भी आपको टर्की के जरिए आती है, यूरोप के अंदर दाखिल होती है। तो उसने उनको भी कह दिया। फिर साथ उसे अपना बार बार जिक्र किया कि 7 महीनों में 7 जंगें रुकवाई हैं। फिर उसने कहा कि अगर रूस ने जंग बंद ना की तो उसके ऊपर बड़ा हैवी टैरिफ लगा रहे हैं। रूस के ऊपर तो पहले पोर्ट टैरिफ है, लेकिन उसने कहा कि मजीद टैरिफ लगाएंगे। फिर इंडिया और चीन को उसने कहा, फिर जो बाइडन के ऊपर बड़ी उन्होंने तकरीर की, उन्होंने कहा जो बाइडन जो है बड़ा करप्ट आदमी था, उसने पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। फिर साथ साथ ईरान के बारे में उन्होंने कहा जी कि न्यूक्लियर उसको नहीं बनने देंगे, ईरान को हम न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे क्योंकि वो दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। तो वहाँ उसने ईरान को भी लपेट दिया। फिर हमास के बारे में उन्होंने कहा कि हमास जो इदारा है या ऑर्गेनाइजेशन है या तंजीम है वो जंग बंद नहीं होने दे रही, तो अगर गजा के अंदर जंग बंदी नहीं हो रही तो हमास है उसका जिम्मेदार। साथ उन्होंने कहा कि हमास को यरगमाली जो 20 है वो इकट्ठे छोड़ने पड़ेंगे, एक एक करके नहीं, इमीडिएटली आपको छोड़ने पड़ेंगे। तो ये भी उन्होंने धमकी दी। यहीं से एक सवाल ले लीजिए, मुझे बताइए कि अगर ये यरगमाली अचानक छोड़ दिए हमास ने तो क्या हो? फिर हमास नहीं बचती, क्योंकि अगर हमास की लीडरशिप बची हुई है या लोग बचे हुए हैं गजा के, तो उन 20 यरगमालियों के वैसे बचे हुए हैं, अगर ये छोड़ दिए गए तो उसके बाद ऐसी बमबारी होगी उनके ऊपर कि बिल्कुल कुछ ना पूछें आप। जो थोड़ा रहा सहा स्ट्रक्चर है वो भी खत्म हो जाएगा, तो फिर इसराइल जो पास नहीं आएगा। तो हमास ने मैंने अक्लमंदी की हुई है उसे कंट्रोल करके ना मामलात को, क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन ये यरगमाली निकल गया उस दिन ये हमें नहीं छोड़ेगा। तो बार बार अमेरिका इसीलिए कह रहे हैं कि उनको छोड़ दें, लाशें भी दे दें, उनके हवाले कर दें, ताकि उसके बाद इसराइल को खुल दे दी जाए। इसराइल अभी पास नहीं आ रहा, रोजाना की पेस पे वहाँ 50-60 लोग मार रहा है। अब तो उनकी ग्राउंड फोर्सेस दाखिल हो गई गजा के अंदर, तो अगर वहाँ से ये बैरियर भी हट जाता है तो उसके बाद आप खुद अंदाजा लगाओ कि क्या सूरत हाल होगी, वहाँ पे बड़ी खौफनाक सूरत हाल होगी। 56 मिनट उन्होंने खिताब किया है।
उन 56 मिनटों में उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है, इंक्लूडिंग जो बाइडन हुकूमत, और उसके बाद उन्होंने एक शख्स की तारीफ की है सारी तकरीर के दरमियान 56 मिनट की। और मुझे लगता है कि उसके वो बहुत ज़्यादा फ़ैन है और वो समझते हैं कि ये बंदा अगर है तो दुनिया पीसफुल है, और अगर ये नहीं है तो दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और वो जो साहब हैं वो खुद डोनाल्ड ट्रंप है। तो डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी तारीफ की है और उस पर उन्होंने कहा कि बस ये बंदा अगर है तो सब कुछ चीज़ें ठीक हैं, वरना सब कुछ गया। ठीक है। तो बड़ा लताड़ा उन्होंने, लेकिन किसी को छोड़ा नहीं उन्होंने वैसे इसकी। जो सर वैसे पाकिस्तान ने इस जिन को कैसे काबू किया हुआ है? पाकिस्तान का नाम नहीं लेता। पाकिस्तान का ये कमाल तो है वैसे। पाकिस्तान को आपको मानना पड़ेगा, पाकिस्तान की सलाहियत होगा। ऐसे से जिन काबू किए हुए हैं ना इसने, अभी भी देखे ताज़ा तरीन सूरत, मसलन रशिया को काबू किया हुआ है, चाइना को काबू किया हुआ है, इंडिया को ऐसा रगड़ा लगाया हुआ है, सारा चुप करके साइड पे बिठाया हुआ है। सऊदी अरब के साथ मामला सेटल हो गए, ईरान के साथ मामला सेटल हो गए, और कतर के साथ इनके मामला सेटल हो गए। अब ये डोनाल्ड ट्रंप से 25 सितंबर को मिल रहे हैं, और ये 25 सितंबर को जो मुलाकात होगी इसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल दोनों होंगे। ठीक है। पिछला जो लंच था उसके अंदर सिर्फ फील्ड मार्शल थे। उस वक्त अगर कोई एग्रीमेंट हुआ भी है तो उस एग्रीमेंट की कोई पोलिटिकल उसकी नहीं है स्टैंडिंग। तो अब क्योंकि गवर्नमेंट मिल रही है तो अब वो एग्रीमेंट अनाउंस भी होगा, और उससे भी पाकिस्तान को बड़ा फायदा होगा। देखिएगा 25 सितंबर को पाकिस्तान एक नए रूप में सामने आएगा। तो ये पाकिस्तान का कमाल है वैसे, सिवाय क्रिकेट के, इसके अलावा सब चीज़ें ठीक। क्रिकेट पे फिर बात करेंगे चौधरी साहब। कल लोगों ने मैंने बड़ा साथ दिया, सबने कहा मैं ठीक कह रहा हूँ। खींच के रखो इन इंडियंस को। ओ यार, अब ऐसे मुझे याद आ गया अचानक कि हर आपने- नेगेटिव चीज़ हो ना। आपको कुछ दोस्तों ने कुछ वो क्लिप्स वगैरह भेजे इंडियन मीडिया के, ठीक है, उनके लोगों के क्लिप्स भेजे। क्या ख्याल है आपका? जिस यार तरह उधर से पागल है, वो पागल है, लेकिन आप भी उनके मुकाबले के पागल हो वैसे। आप मुकाबला ठीक करते हो आप उनमें से, नहीं, इसमें कोई मसला शक सादा सा है। नहीं। बख्शी साहब, जनरल बख्शी साहब, फर्क बख्शी साहब। जनरल बख्शी को देख के ना मुझे वो याद आ जाता है भीगे होंठ तेरे, ठीक है ना, वो ऐसे रालें टपकाता है यार क्या वो ढीला ही रहता है। चलिए अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये भी हमारी, अब आपको बताएंगे कुछ मर्दाना गुफ्तगू के हवाले से कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर एक मुस्लिम लीडर, एक बड़े मुस्लिम मुल्क के जो सदर थे वो गरजे, और पता चला उनके गरजने का कि जैसे वाकई कोई शेर आया हुआ है, और साफ साफ उन्होंने अपना पैगाम दिया। और पैगाम जाहिर सी बात है अगर इस वक्त किसी को दिया जा रहा है तो अमेरिका को है। पूरी दुनिया एक साइड पे खड़ी है, अमेरिका और इसराइल दूसरी साइड पे खड़े हैं। तो इस वक्त जितनी भी तकरीर आपको यूएनओ में नजर आएंगी उसमें ज्यादातर आप ये समझें कि अमेरिका वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड चल रहा है। तो तैयब अर्दगान ने क्या क्या कहा जिसने वाकई एक दफा अमेरिका को भी हिला के रख दिया? डिटेल्स स्टोरी जाए। अब तैयब अर्दगान साहब की गुफ्तगू बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, इसलिए उनकी तकरीर को रोक दिया गया था, और तर्जुमान जो थी उसको आवाज़ नहीं आ रही थी, वो उन्होंने टर्की में तकरीर की। और तैयब अर्दगान का ये बड़ा अच्छा कमाल है कि वो अपनी लोकल ज़ुबान में तकरीर करते हैं, जैसे ईरानियन भी करते हैं, और इस तरह फ्रेंच भी करते हैं, कुछ स्पेनिश भी करते हैं। हमें बहुत शौक है अंग्रेजी में तकरीर करने का, इसका पता नहीं आज तक समझ नहीं आई भाई उर्दू में कर लो, क्या प्रॉब्लम है उसके अंदर। लेकिन जाहिर है हम शायद अपनी अंग्रेजी छाड़ना चाहते हैं, अमेरिकन को बताना चाहते हैं कि हमें बड़ी अच्छी अंग्रेजी आती है, यहाँ पे मार खा जाते हैं। बहरहाल तैयब अर्दगान ने टर्किश में तकरीर की, और तर्जुमान थी दरमियान में, तो तर्जुमान के साथ रब्ता मुनक़ता हो गया। तर्जुमान ने कहा कि मैं खुद आपको बता रही हूँ कि मुझे अपने प्रेसिडेंट की आवाज़ नहीं आ रही, लिहाजा मैं अब तर्जुमानी इनकी नहीं कर पा रही। तो ये सूरत, तो उसकी वजह यह थी कि जो तैयब अर्दगान ने वहाँ पे कट्टा खोला हुआ था उसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो तैयब अर्दगान ने कहा कि गजा के अंदर जंग नहीं हो रही, कब्जा हो रहा है, और सिर्फ कब्जा नहीं हो रहा, वहाँ पे नस्ल कशी हो रही है, नस्ल कुशी हो रही है, और सिर्फ नस्ल कुशी नहीं हो रही, कत्लेआम भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि पिछले 23 माह में हर घंटे में गजा के अंदर एक बच्चा मर रहा है, और साथ उन्होंने एक तस्वीर भी दिखाई जो इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर चल रही है। तो तैयब अर्दगान बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बोले, उन्होंने गजा का और फ़लस्तीन का मुकदमा पूरी दुनिया के सामने रखा है। और उसके बाद एक बड़ी डिबेट चल रही है कि हर मुसलमान हुक्मरान को इसी तरह तकरीर करनी चाहिए जिस तरह तैयब अर्दगान ने की, गरज के साथ। और मुझे नहीं लगता कि बाकी हुक्मरान इतना पोटेंशियल रखते हैं या अपने पाँव के अंदर इतना वजन रखते हैं कि वो इस टाइप की बात कर सके। तो इसीलिए टर्की की क़यादत को हमेशा पूरी दुनिया में सराहा जाता है, लोग उनको बड़ा पसंद करते हैं कि बात बड़ी ठोक के करते हैं। तो तैयब अर्दगान ने कल मेला लूट लिया है, और उसने आलमी ज़मीर के ऊपर दस्तक भी दी, और साथ साथ मुस्लिम वर्ल्ड को भी बताया कि भाई इस तरह बात करते होते हैं। 58 इस्लामी मुल्क है, आप यकीन करो जब 58 इस्लामी मुल्क इस तरह बोलेंगे तो तभी इसराइल के ऊपर असर होगा, तभी अमेरिका के ऊपर असर होगा, तभी यूरोप के ऊपर असर होगा, वरना ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। और उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला चौधरी साहब कहा, उन्होंने कहा फ़लस्तीन के अवाम की जानिब से भी बात करने के लिए हम आए हैं। आप समझे, हम उनके रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल ठीक है। आप चलते हैं जी अगली स्टोरी पे। अमेरिका की स्टोरी और देनी है, ये स्टोरी बड़ी मजाका खेज है, हालांकि उन्होंने बड़े अपनी तरफ से सीरियस होकर ये खबर दी है, लेकिन हम जरा इसका तिया पांचा करके आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी खबर आती है जिसका ताल्लुक डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से। ये खबर बहुत ही अहम है। अफगानिस्तान बाज नहीं आ रहा, पाकिस्तान बार बार उन्हें चॉइसेस दे चुका है, बार बार समझा चुका है, कभी चाइना को इन्वॉल्व करके, कभी बाकी ममालिक को, इवन रशिया को इन्वॉल्व किया गया, लेकिन किसी सूरत जो है अफगानिस्तान समझने में नहीं आ रहा है। अब सिचुएशन ये है कि डू और डाई आ चुका है। अब पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, ये एक बड़ी डिटेल से स्टोरी है, ये आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। दोशंबे में ना स्पेशल एनवाइस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये स्पेशल एनवाइस थे ऑन अफगानिस्तान, और जो सारे सेंट्रल एशिया के और वो मुल्क जिनके साथ अफगानिस्तान की सरहदें लगती हैं और जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफगानिस्तान के साथ इशू है, तो वहाँ पे सादिक खान, जो एम्बेसडर सादिक खान है, वो वहाँ पे गए और पाकिस्तान की नुमाइंदगी उन्होंने वहाँ पे की।